प्लेयर्स आपस में एक दूसरे को कंपेयर करते हैं और उस डर में वो कई बार एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स का हेल्प लेते हैं। जब हम उस बच्चे को ये बोल देंगे कि भाई ये चीज़ नहीं खाना है, मतलब ये तो बोल रहे हैं कि ये चीज़ नहीं खाना है, लोगों को ये चीज़ नहीं लेना है, ये इंजेक्शन नहीं लेना या कोई ये सप्लीमेंट नहीं लेना है, हमने ये तो बोल दिया, लेकिन हम उन खिलाड़ियों को ये भी तो बताएं कि हमें लेना क्या है। जय शाह जो है, इतना उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है कि वो नॉन प्लेयर होने के बावजूद भी बीसीसीआई को हेड कर रहे हैं। जो बंदा एक नब्ज समझ सकता है कि खिलाड़ी की, कि हाँ खिलाड़ी कौन सा खिलाड़ी किस जगह पे रहना है, किस जगह पे खिलाना है, कब उसका सिलेक्शन होना है, कब नहीं होना है। अब जैसे कपिल, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, ये लोग डिजर्व करते हैं उस टिट फॉर टैट में। आपके ही जैसे कोच हैं अंकित बैनबुरिया, जिन्होंने आपकी ही तरह देसी स्टाइल को अपनाया है और उसके थ्रू कोचिंग की है, जिसकी वजह से मोदी जी ने भी उनको रिवॉर्ड से नवाजा है। सोशल मीडिया का तो देखो काफ़ी बड़ा रोल है। आर्मी बीजी गुड़की है, बीजी सेंटर है, तो मेरे को वहाँ से एक बार मिला भी था, मैंने वो ज्वाइन भी कर लिया था। तो घर पे आया हुआ था तो मेरे साथ एक ट्रेजिडी हो गया था। मेरी ये टांगे जो था ना, पानी उबलता हुआ पानी गिर गया था, ये जल गया था। जब मेरे को मेरे घर वालों ने बाहर, मतलब घर से बाहर निकाला था, तो उस बीच में मैं बाहर रह रहा था, तो मिसेज मेरे लिए खाना लेकर के आती थी। मेरे को खाने की प्रॉब्लम थी, ना पैसा था ना कुछ था, तो वो अपने घर से ही खाना मेरे लिए लेकर के आती थी। कम से कम उन्होंने ऐसे मेरे को 1.5 साल तक मेरे को ऐसे ही घर से ला करके खाना खिलाया। कार्तिक जैसा नाम, जिस कार्तिक एशियन गेम में जो 71 ईयर्स में 10 किलोमीटर में हमारा इंडिया का मेडल जो आया है, वो कार्तिक कुमार, उसको मैंने ही ट्रेन किया था। When we talk about our body, फिजिकल सबसे बड़ा रोल प्ले करता है और फिजिकल से शुरू होते हैं कुछ ऐसे स्पोर्ट्स और ऐसे गेम्स जो हमारी मेंटल रियल में मैनिफेस्ट होते हैं। इसी दौरान वर्क होता है उन कोचेस का जिन्होंने हमें ट्रेन किया है ऐसे कुछ स्पोर्ट्स में, उनको आगे बढ़ाने का मेन काम जो होता है वो कोचेस का होता है। आज ऐसे ही हम एक कोच से मिलने वाले हैं। बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग रही है उनकी, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स उन्होंने इंडिया को दिए हैं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, लेवल 1 कोच संदीप पुंडीर, जो कि भोपाल के एसपी एथलेटिक एकेडमी में कोचिंग देते हैं, एज वेल एज भेल स्पोर्ट्स क्लब। छवि यादव, हिमानी एंड कार्तिक कुमार जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप तक पहुंचाया है। ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर्स उनके अंडर हैं आज भी, और बहुत सारे लोग जो आज इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो बने रहिए, क्योंकि आपको इस पॉडकास्ट में ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जिसमें आप अपने फिटनेस को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, कैसे कौन सी डाइट फॉलो करें, कैसी रूटीन फॉलो करें, और अगर आप एथलेटिक्स को एक करियर बनाना चाहते हैं तो उसका एक क्या रेजीम होना चाहिए। वेलकम कोच संदीप पुंडीर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो। वेलकम। हेलो सर, वेलकम टू द शो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी क्या है एंड हाउ कम यू हैव कम इन दिस करियर। मेरा जर्नी एक गांव से स्टार्ट हुआ था। मैं एक छोटे से गांव से था, यूपी में गांव पड़ता है सहारनपुर में एक शहर, मतलब यूपी में एक शहर है सहारनपुर, वहाँ उसके एक गांव पड़ता है अम्बेटा चांद। मेरा जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ था। मैं वहाँ के इसकी स्कूल में पढ़ता था, तो पढ़ते पढ़ते ऐसे ही बच्चों को दौड़ते हुए, मतलब वहाँ पे जो स्कूल में जो पार्टिसिपेट करते थे बच्चे गेम में, तो उनको देखते हुए मेरे को भी लगा कि शायद मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। पहले मैं क्रिकेट खेलता था, लेकिन क्रिकेट में तो आपको पता ही है कि इतना कुछ नहीं, फ्यूचर नहीं था। तो मैं रनिंग में आया कुछ भर्ती के पर्पज़ से, कि उस टाइम हमारे देहात में ऐसा गाँव में अभी भी ऐसा ही है कि लोग ज़्यादातर आर्मी की भर्ती के लिए या पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी करते हैं। मेरा फर्स्ट पर्पज़, मतलब मेरा बाहर आने का मेन वही था कि मैं थोड़ा सा कहीं आर्मी वगैरह में या कहीं पे ज्वाइन करूँगा, इसलिए मैंने थोड़ा रनिंग में आया था मैं। तो रनिंग में आते आते मैं मतलब करता रहा मैं। उसके बाद मैं स्कूल की तरफ से खेला। स्कूल में मेरा स्कूल स्टेट में मेडल, स्कूल नेशनल में मेडल रहा मेरा। उसके बाद इसमें इंटरेस्ट बढ़ता चला गया मेरा अपना। तो जैसे इंटरेस्ट बढ़ा तो मेरे कोच थे वहाँ पे सहारनपुर में, हमारे एक सीनियर खिलाड़ी थे, बिट्टू भाई हैं हमारे, उन भाई के बिट्टू भाई के नाम से कहते हैं वो, वैसे तो हमारे गुरुजी हैं वो, लेकिन उन्होंने मेरे को प्रैक्टिस करते हुए देखा, तो उन्होंने फिर मेरे को अपने आप से उन्होंने प्रैक्टिस कराया। तो उसके बाद मेरा जूनियर नेशनल और मतलब कई बड़ी अचीवमेंट मैंने लिया है। एक बार मेरा
अंडर 18 का इंडिया रिकॉर्ड भी मेरे नाम रहा है 800 मीटर का। वंडरफुल। मेरा मेन इवेंट 800-1500 मीटर करता था, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा सा फैमिली की प्रॉब्लम, आर्थिक स्थिति की वजह से मैं गेम बढ़ा नहीं पाया। क्योंकि देखो, गेम बढ़ाने के लिए थोड़ा कम आर्थिक स्थिति अगर आपकी अच्छी है तो आप गेम को ऊपर लेके जा सकते हैं, जो उस टाइम का था। अब इस टाइम इतना नहीं है, इस टाइम तो स्पॉन्सर काफ़ी मिल जाते हैं, लेकिन हमारे टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। उस टाइम में पैसे का मतलब बहुत प्रॉब्लम रहती थी। तो कुछ खिलाड़ी उस टाइम, हमारे टाइम के बहुत बड़े बड़े प्लेयर रहे थे, अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, जो पैसे की वजह से, पैसे की समस्या की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। तो मेरे साथ में भी सेम वही प्रॉब्लम हुआ था। तो आगे मैं अपना गेम नहीं बढ़ा पा रहा था। फिर मैंने अपने आप को कोचिंग में ही लाना सही समझा, क्योंकि कुछ जो मेरे जैसे बच्चे थे जो शुरू में निकल के आ रहे थे, मतलब जैसे मैं निकल के आया, मैंने ऐसे बच्चों को थोड़ा थोड़ा पकड़ना शुरू किया, उनको अपना कोचिंग देना शुरू किया। मैं खुद भी उस टाइम ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा फ्यूचर अभी इसमें नहीं है। मतलब आगे जाने के लिए मेरे को जो पैसे की ज़रूरत थी, वो पैसे की ज़रूरत मैं पूरी कर नहीं पा रहा था कहीं से। फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। तो मेरा पढ़ाई भी बीच में छूट गया था उस टाइम। तो घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, कि घर वालों का था कि कुछ पढ़ लेगा, लिख लेगा तो कुछ कर लेगा, लेकिन पढ़ाई में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। पढ़ाई में मैं बिल्कुल मतलब जीरो ही था मैं पढ़ाई के इसमें। तो मैं धीरे धीरे करके अपने गेम में बढ़ता रहा। उसके बाद मैं कोचिंग की तरफ को ज़्यादा मतलब अपने आप को किया। तो मैंने शुरू में 4-5 स्टूडेंट, मतलब मैंने जिनको ट्रेनिंग दिया, तो उन्होंने स्टेट और नेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्म किया। नेशनल तक उन्होंने मेडल दिया स्टार्टिंग में। तो तब जब उन लोगों का इतना अच्छा मतलब रिजल्ट आने लग गया, तो मैंने पूरा फोकस अपना कोचिंग पे डाल दिया। फिर मैंने अपना गेम छोड़ा, फिर कोचिंग पे मैंने पूरा फोकस डाल दिया। उससे पहले मैं एक बार बीच में जब नेशनल मेडल हुआ था मेरा, तो उस बीच में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी आर्मी की। आर्मी बीजी रुड़की है, बीजी सेंटर है, तो मेरे को वहाँ से एक बार मिला भी था। मैंने वो ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन किस्मत में नहीं था आगे बढ़ना वहाँ से। तो उस बीच में मैं तो घर पे आया हुआ था, तो मेरे साथ एक ट्रेजिडी हो गया था। मेरी ये टांगे जो था ना, पानी, उबलता हुआ पानी गिर गया था, ये जल गया था। तो गेम में कंटिन्यू नहीं कर पाया उस टाइम ये प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ में। तो मैंने फिर बिल्कुल ही ये सोच लिया था कि गेम मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैं अपना वही कोचिंग में अपना धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। आज कोचिंग में इतना है कि कार्तिक जैसा नाम, जिस कार्तिक एशियन गेम में जो 71 ईयर्स में 10 किलोमीटर में हमारा इंडिया का मेडल जो आया है, वो कार्तिक कुमार, उसको मैंने ही ट्रेन किया था। मैंने ही उसको गांव से लेकर के आया था, निकाला था उसको गांव से निकाल करके अपने पास, घर पे अपने पास ही रखा उसको, वहीं से ट्रेनिंग दिया उसको मैंने। आज वो इंडिया के टॉप एथलीट में से एक है इस टाइम पे। अभी यूएसए में ट्रेनिंग कर रहा है इस टाइम। वो ओलंपिक क्वालिफाई के उसमें है अभी। तो एक छवि यादव इंटरनेशनल मेडलिस्ट, एशियन में मेडलिस्ट, मेडल है उसका, वर्ल्ड क्रॉस कंट्री में उसका गोल्ड है। अभी वो लड़की भी प्रेजेंट में भी गेम कर रही है। अभी जो प्रेजेंट में 14 तारीख में अभी फेडरेशन कप हुआ है नेशनल, जो एक इंडिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है, तो वहाँ पे भी उसका गोल्ड है लड़की का। और हिमानी चंदेल जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल के आई हुई है इटली। तो ऐसे ऐसे कई एथलीट हैं जो बड़े बड़े नाम हैं फिलहाल इंडिया में, जो मतलब इंडिया की टीम में इस टाइम मौजूद हैं। उनको मैंने ट्रेन किया है, जिनको स्टार्टिंग फर्स्ट से लेके और वहाँ तक पहुँचाने तक का मेरा खुद का अपनी तरफ से किया है उनको। लेकिन वही है कि अभी प्राइवेट में करने में और सरकारी कोच बनने में बहुत फ़र्क है। प्राइवेट में हम जितनी सुविधाएं खिलाड़ी को दे सकते हैं उतना ही दे सकते हैं। अगर खिलाड़ी कम सुविधाओं में वहाँ तक पहुँच रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि टैलेंट तो है इंडिया के अंदर, हमारी प्रॉब्लम सिर्फ वही है थोड़ा सा ये मनी का प्रॉब्लम। काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है आपकी, और आई एम श्योर इसीलिए आपके इतने मिलियन फैन फॉलोअर्स भी हैं। सर, जहाँ तक मुझे पता है कोचिंग आपने 2008 से शुरू करी है। जी। उसके बाद आपने कभी खुद प्ले नहीं किया या? नहीं, मैं लास्ट जो कंपटीशन खेला था 2007 में 6 में सहारनपुर में नेशनल, एक नॉर्थ जोन नेशनल प्रतियोगिता होती है, तो शायद मेरे जीवन का आखिरी कंपटीशन वही था। और उससे पहले मैंने जितने भी कंपटीशन खेले, मैं कोई ऐसी कंपटीशन नहीं था जिसमें मेरा प्लेस ना हो, मैं बेस्ट ऑफ 3 में ना रहा हूँ। वो मेरा जीवन का लास्ट कंपटीशन था जिसमें मैं बेस्ट ऑफ
3 में नहीं था, मैं 4th पोजीशन पे वहाँ पे था। और उसके बाद मैं कंपटीशन कर भी नहीं पाया, उसके बाद एक भी रेस में नहीं दौड़ पाया उसके बाद। ओके। वो मेरे लाइफ की सबसे लास्ट रेस है मेरी। ओके जी। सर, आज की डेट में जैसे आप कोचिंग कर रहे हैं और खुद खेलना और दूसरों को सिखाने में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जब आपने कोचिंग स्टार्ट करी तो क्या आपने कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस किए? हाँ, चैलेंजेस फेस किए हैं मैंने। मैं जब मैंने पहले तुम्हें बोला है कि मैं ऐसी छोटी सिटी से हूँ कि बहुत ही मतलब वहाँ पे लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि नेशनल का नाम लेना भी वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा था कि नेशनल मेडल हो ही नहीं सकता है। अब मैं इंटरनेशनल का टारगेट लेके चला कि मेरे को इंटरनेशनल एथलीट तैयार करना है। तो जब मैं ये बात बोलता था तो थोड़ा वो है ना, एक फन टाइप में और मतलब मजाक टाइप, मतलब लोग कहते रहे यहाँ से इंटरनेशनल निकलेगा, कौन निकलेगा, यहाँ कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं नहीं थी वहाँ पे। लेकिन सबसे पहला एथलीट इंटरनेशनल मेरा ही वहाँ से सहारनपुर से निकला था, जो इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म किया था, कार्तिक कुमार, जिसने जूनियर एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया था सहारनपुर से ही। उसके बाद छवि यादव, मैं बताया जिसका नाम, हिमानी, मतलब ये लोग ऐसे वहीं से उसी ग्राउंड से निकल के आए हैं। आज वहाँ पे समझो 4 इंटरनेशनल एथलीट हैं, जो कि एक जिस शहर से एक नेशनल मेडलिस्ट नहीं निकलता। उस टाइम पे अकेला मैं एक मेडलिस्ट था वहाँ पे, नेशनल मेडलिस्ट। उससे पहले कोई मतलब ना तो पहले था ना बाद में कोई ऐसा मेडलिस्ट नहीं था वहाँ पे। और आप वहाँ पे, और वो भी एशियन गेम्स हमारी मतलब ये समझिए एशिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है। ओलंपिक वर्ल्ड में मतलब आप समझिए कि ओलंपिक से तो बड़ा कुछ है ही नहीं। अब ओलंपिक लेवल तक हमारे यहाँ से बच्चे अब पार्टिसिपेट के लिए जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। सर, आप जैसे आर्थिक स्थिति की बात बता रहे हैं, पहले के टाइम पे भी आर्थिक स्थिति में कुछ प्लेयर्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं जी। आज की डेट में क्या चेंजेस आए हैं और अभी भी ऐसी कौन सी चीज़ें जिन पे वर्क करना चाहिए? देखो, पहले में और अब में अब चेंज तो काफ़ी आया है। जैसे अभी बच्चों को स्पॉन्सर मिलने लग गए हैं। पहले क्या था, हम लोगों के टाइम पे स्पॉन्सर नहीं मिलते थे। उस टाइम एथलेटिक्स को इतना मतलब कोई नहीं जानता था, मतलब इतना बढ़ावा नहीं दिया गया था। सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा स्कीम नहीं थी जो एथलीटों के लिए हो। क्रिकेटरों के लिए तो खैर काफ़ी था, अदर गेम के लिए ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब से थोड़ा सा 2014 के बाद में, मैं ज़्यादा नहीं कहूँ, 2014 के बाद में काफ़ी चेंजेस आए हैं। मतलब जैसे खिलाड़ियों के पास डायरेक्ट पैसा पहुंचता है, कोई किसी के घुमा फिरा के नहीं जाता, डायरेक्ट खिलाड़ी के अकाउंट में पेमेंट आती है और स्पॉन्सर भी मिलते हैं। अभी हमारी एक लेटेस्ट में अभी कार्तिक कुमार को एडिडास ने स्पॉन्सर किया है, हिमानी को, छवि को अभी उसने बिस्लरी ने किया था अभी। तो मतलब ये है कि अब तो घर बैठे ही आपको स्पॉन्सर मिलने लगते हैं। अगर खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेडल लेके आ रहा है, तो हमें कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं, कॉन्टैक्ट वो खिलाड़ी से खुद कर रहे हैं। और ये तब से ही हुआ जब से खिलाड़ियों को, जैसे खेलो इंडिया की स्कीम चली थी, खेलो इंडिया में अगर बच्चा कोई मेडल दे रहा है तो उसको बाकायदा उसको वहाँ से गोल्ड पे भी पेमेंट मिलता है, सिल्वर पे भी, ब्रॉन्ज पे भी। वहाँ से भी पेमेंट मिलने लग गई। कैश प्राइज जब से खिलाड़ी को मिलना शुरू हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। अब पेरेंट्स को भी ये लगने लग गया कि इसमें फ्यूचर है। हमारे टाइम में पेरेंट्स को ये लगता था अगर खिलाड़ी मतलब बच्चा गेम में जाएगा तो बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है। और जबकि अब मैं मानता हूँ आजकल के बच्चे, आज के टाइम में बच्चा पढ़ लिख करके घर बैठ रहा है, लेकिन जिसने नेशनल मेडल दे दिया उसका जॉब कंफर्म है। ये तो कंफर्म है कि मैं बता रहा हूँ, जितने मैंने अभी तक बच्चों को नेशनल मेडल दिए हैं वो अभी टोटल जॉब पे हैं बच्चे। कोई बच्चा ऐसा नहीं जो जॉब पे ना। वंडरफुल सर, कोचिंग के टाइम पे डिटेल में अब जाना चाहती हूँ मैं कि क्या आप रूटीन फॉलो करते हैं, कैसे आपका स्ट्रैटेजीज़ हैं, कौन सी टेक्निक्स है कि आप लोगों को गाइड करते हैं, बी इट इन डाइट या बी इट मेंटल स्टैमिना को बढ़ाने के लिए? देखो, खिलाड़ी की सबसे ज़रूरी, देखो न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है। न्यूट्रिशन अगर बच्चे मतलब खिलाड़ी का सही है तो समझो खिलाड़ी ग्रो करेगा। आप, मैं एक नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल पर्सन है जो गेम नहीं करता है, वो दिन में 3 रोटी खा रहा है, ठीक है, 3 रोटी खा रहा है और वो केवल 1 या 2 किलोमीटर चलता है दिन में, पूरा दिन में अपनी एक्टिविटी 1-2 किलोमीटर की करता है। और एक एथलीट जो कि दिन में 30 किलोमीटर भी दौड़ता है, कुछ 40 किलोमीटर भी दौड़ते हैं, कोई 20 किलोमीटर भी दौड़ता है, अगर वो 3 रोटी खाएं तो क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और 10 रोटी खाएं, 10 रोटी भी नहीं खा सकते एक साथ बैठ करके। तो उसका जैसे न्यूट्रिशन पे थोड़ा सा, जैसे प्रोटीन वगैरह हो गया, वो सही चीज़ लेना, सही से गाइड करना, मतलब वो कोच का ही काम है।
और कोच जब तक इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा, बच्चा किस टाइम खा रहा है, किस टाइम पी रहा है। अब क्या है, अभी जैसे लोकल प्रैक्टिस करते हैं, जो बच्चे लोकल के प्रैक्टिस करने, मालूम मैंने अभी हॉस्टल बच्चों का किया हुआ है, तो मैं उनका चेक करता हूँ बच्चा किस टाइम खाना खा रहा है, किस टाइम नहीं खा रहा है। जो बच्चा घर पे रह के प्रैक्टिस कर रहा है, उसको घर पे जाके नहीं हम चेक कर सकते कि बच्चा किस टाइम खा रहा है, किस टाइम पी रहा है। ये थोड़ा पेरेंट्स को भी उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ता है अगर एक खिलाड़ी को बनाना है। डाइट के मामले में आपका प्रॉपर खाने का टाइम, नाश्ते का टाइम फिक्स है। अगर 7 बजे का टाइम है नाश्ते का, और आपका दोपहर का खाना होगा 11:30 और 12 के बीच का खाना है, अगर आप राइट टाइम खाना ले रहे हैं, वो भी आपकी बॉडी में बहुत अच्छा काम करेगा। और खिलाड़ियों की बॉडी, आप मतलब जो भी एक खिलाड़ी होगा उसको आप देखते दूर से पहचानेंगे ये किसी गेम से जुड़ा हुआ है प्लेयर, क्योंकि उसकी डाइट का और उसका टाइम जो शेड्यूल होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है नॉर्मल में, और उसमें ये फ़र्क हो जाता है। सो आप कुछ ऐसे टिप्स दे सकते हैं, जैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इस फिजिकल किसी गेम्स में जॉइंड हैं या फिजिकल एक्टिविटीज स्टैमिना को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी पर्टिकुलर डाइट या कुछ ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स जो हमें अपनी डेली मील्स में ऐड करने चाहिए? देखो मैं किसी एक कंपनी का तो किसी का नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन आजकल जैसे मार्केट में आप प्रोटीन वगैरह जैसे ये चीज़ आ रही हैं, BCAA वगैरह ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये भी आप तब लें जब आप अपने न्यूट्रिशन से या अपने डाइटिशियन से उस चीज़ को कंफर्म कराएं कि ये चीज़ आपकी बॉडी में ज़रूरी है। कुछ बॉडी में ऐसा होता है कि जैसे मान लो हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत नहीं, हम जिम आ रहे हैं, जिम ट्रेनर ने बोल दिया प्रोटीन लेना पड़ेगा भैया आपको, और हमारी बॉडी में उस टाइम प्रोटीन की ज़रूरत नहीं। हमें उस टाइम अपनी बॉडी का चेकअप कराते रहना चाहिए कि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो बॉडी को ज़रूरत है, वो हमें टाइम पे बॉडी को देना है। अगर मान लो प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, हमने एक्स्ट्रा प्रोटीन बॉडी में दे दिया, वो भी हमें फ़ायदा नहीं देगा, वो नुकसान ही देगा। तो इसलिए नेचुरल, मतलब मेरा जो अपना मानना है, जैसे सुबह के टाइम कि उबला हुआ चना हो गया, सुबह रात को भिगो के रख दो। एक सोयाबीन की दाल आती है, वो होता है, एक कच्ची मूंगफली की गिरी होती है, वो चीज़ें भिगोने के बाद मूंग की दाल होता है, वो उनको भिगो कर हम लोग, मैं ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, वही सजेस्ट करता हूँ सुबह के टाइम, रात को भिगो के रखते हैं, सुबह बच्चों को उनको वही बोलते हैं कि वही खाना है आपको। बाकी जो अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, उनका थोड़ा सा सप्लीमेंट का, ये चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। ओके, परफेक्ट। सर मेंटल स्टैमिना कितना रोल प्ले करता है? मेंटल स्टैमिना तो बहुत ही ज़्यादा रोल, मतलब इसका रोल तो इतना है, आपने पूरी बॉडी फिट कर लिया, अच्छे से बिल्कुल तैयार हो गए कंपटीशन के। मेरे कुछ खिलाड़ियों में ये प्रॉब्लम आई है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद ऑब्जर्व की इस चीज़ को, कि कुछ बच्चे ऐसा होता है प्रैक्टिस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे ही वो कंपटीशन में उतरते हैं, कंपटीशन में जाने के बाद में उन लोगों के साथ में एक समस्या आती है, वो ना टू माइंडेड हो जाते हैं, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जबकि वो उससे अच्छा करके गए हैं, लेकिन रिजल्ट जब ये माइंड में आएगा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो वहाँ पे बच्चा ऑटोमेटिकली बैक चला जाता है, चाहे वो उससे अच्छी प्रैक्टिस करके आया हो। लेकिन वहाँ पे हमें एक, वो कहते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो बच्चों को हम मोटिवेशन के लिए जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास या कुछ इस तरह की हमें देना पड़ता है। ये इंडियन टीम में भी देना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा एक बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करके जाता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक छोटा सा ना एक पॉइंट एक पिन करता रहता है। जो पॉइंट पिन करता है ना, वो ही पॉइंट पिन करने की वजह से वो एथलीट अपने आप को 100% निकाल नहीं पाता है। फिनिश करने के बाद में उसके अंदर ये बचा रहता है कि मेरे अंदर जान तो बची हुई थी, मैं लेकिन लगा नहीं पाया हूँ। और वो प्रॉब्लम वही होती है, केवल उसको अपने आप को ज़्यादा सोच लिया उसने, और सोचने के बाद में दौड़ने जा रहा है। अगर वो रेंडमली जाए, माइंड में कुछ ऐसा ना रखे, तो वो उससे भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। कई बार ऐसा भी हुआ है, कुछ एथलीटों के साथ मैंने खुद से देखा है, जो मेरे एथलीट है, जो कुछ दिन प्रैक्टिस से अनटच रहे, लेकिन अचानक कोई कंपटीशन खेलने को मिल गया, जब वो प्रैक्टिस करके गए तब वो अच्छा नहीं दौड़ पाए, लेकिन वो रैंडमली गए, उनको टेंशन ही नहीं था, मैं प्रैक्टिस करके नहीं आया, वो उससे भी अच्छा दौड़ गया, अपनी बेस्ट दौड़ गए वो। तो इसको क्या कहेंगे आप? उससे माइंड का है, माइंड का गेम है। तो माइंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक्चुअली, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो हर गेम में, ना कि एथलेटिक्स में, ओवरऑल सभी गेम में।
तो आपकी कुछ ऐसी पर्टिकुलर टेक्निक्स हैं, कुछ आपकी रूटीन में ही आप ऐसा कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं? जैसे फिजिकल एक्सरसाइजेस तो ऑब्वियसली इंड्यूस होती हैं, मेंटली भी आप रूटीन में कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को या कुछ ऐसे स्टैमिना बिल्ड करने के लिए? हाँ, वो तो हम लोग मतलब करते हैं, जैसे वीक में कम से कम 2 बार हम लोग योगा का क्लास रखते हैं, योगा Okay. क्लास करते हैं। और 1-2 मैं मोटिवेशनल स्पीच मैं खुद से भी बच्चों को देता हूँ। जो बच्चे मेरे पास अच्छे प्लेयर, उनको बैठ करके कॉम्पिटिशन से पहले भी मैं उनको मोटिवेट करता हूँ। और लेकिन वही है ना, थोड़ा-सा बच्चों के आजकल का जो हमारा यूथ है ना, वो जिसके पास ट्रेनिंग कर रहा है या किसी के भी अंडर मैनेज फादर ही है, मान लो मैं ही हूँ, मेरा बेटा है, उसको मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा, शायद वो मेरे से ना समझ पाएगा। अगर मैं उसको किसी और के पास भेजूँगा तो उसकी बात ज़्यादा जल्दी समझ में आएगी। मतलब ऐसा होता है कि आप जो जिसके पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, मान लो मेरे पास ट्रेनिंग कर रहा है, मैं उसको ओलंपिक के लिए तैयार कर रहा हूँ, मैं उसको कुछ बोल रहा हूँ, बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, तो कहीं ना कहीं अगर उसको किसी कोच ने हल्का सा पिच कर दिया कि ये तेरे में प्रॉब्लम है बेटा, ये नहीं करना है, ये गलत करा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के जल्दी माइंड में बैठता है। जबकि जो ट्रेनिंग दे रहा है उसका कम, उसका जल्दी बैठेगा। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ के एथलीटों के अंदर। वो एक जिस कोच को अगर मतलब विश्वास बोलते हैं ना, थोड़ा सा विश्वास, ट्रस्ट करना, थोड़ा सा उस चीज़ की भी कमी है हमारे एथलीटों में खासकर। तो इसमें मतलब आप कह रहे हैं कि अफर्मेशंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और मैंने जितना ध्यान दिया है कंपैरिजन बहुत होने लगता है। आप अपना बेस्ट तैयार होके गए, उसके बाद भी आप दूसरों से कंपेयर करते हो खुद को। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मेरी एक एथलीट है, अच्छी बड़ी एथलीट है, तो मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में वो इस टाइम उससे ऊपर कोई एथलीट नहीं है। अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो बहुत बड़ी एथलीट है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ माइंड की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाता, अपना 100% नहीं दे पा रही है। और जिस दिन उसने वो चीज़ 100% दे दिया, वो एक ऐसा रिकॉर्ड सेट करेगी कि शायद आने वाले टाइम में वो टूटना भी बहुत मुश्किल होगा। और मैं उसी मतलब उस प्रयास में हूँ कि वो किसी तरह से उस काम को करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे समझाने में और एक साइकोलॉजिकल बंदा जो कोई अलग से उसको ट्रेन करेगा वो अलग ही है। कोच अपना एक काम कर सकता है, बैठ करके मोटिवेशनल स्पीच दे सकता है, उसको वर्कआउट सेट कर सकता है, उसको दौड़ने का तरीका बता सकता है, उसको स्टेप का कि कैसे स्टेप डालना है, वो चीज़ सब समझा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं से माइंड से जो स्ट्रॉन्ग करता है ना, उसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट की जरूर पड़ती है। सर, जैसे आपने बोला अभी कि कुछ लोग जब हाइट्स पे पहुंच भी जाते हैं तो या तो किसी की बातों में आकर डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं हर फील्ड में अप्लाई होने लगा है आजकल, कि हम कुछ एक चीज़ अचीव कर लेते हैं, उस पर ठहर जाना और रुकना वो बहुत बड़ी बात है, बजाय कि एक पॉइंट टच करना। कई बार ऐसा भी उल्टा भी होता है कि आप हाइट्स टच करने के बाद कोई एटीट्यूड में आ जाते हैं, या आप अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगते हैं और उस चक्कर में भी आप अपने आप नीचे चले जाते हैं। तो क्या आपने अपने स्टूडेंट्स में ऐसा कुछ एटीट्यूड का वेरिएशन चेक किया है कि कई बार शुरू में लोग जो मतलब नव सिखिया थे उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है, और जो अचीव कर चुके हैं उनका एटीट्यूड कम्प्लीटली चेंज हो गया? देखो, ये एक इंडियन में स्वाभाविक है कि जब प्लेयर बढ़ता है तो एक टाइम पे ऐसा टाइम भी आ जाता है जब वो खिलाड़ी मतलब बहुत अच्छे स्तर पे पहुंच जाता है, एशियन ओलंपिक इस स्तर पे पहुंच जाता है, तो जिस कोच ने उसको तैयार किया कहीं ना कहीं वो उसमें, और जब वो इंडियन टीम के कोच को कंपेयर करता है, देखो कमियां फर्क तो होगा, इंडियन टीम का जो कोच बन के बैठा है जो वह तो थोड़ा सा तो होगा, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को उससे मतलब बात करने से उससे पता चल जाता है। तो ये चीज़ तो 100% होती है जो आपने बोली है, तो फ़र्क तो पड़ता है। अगर बच्चा अच्छे लेवल पर पहुंच जाए तो एटीट्यूड तो आता है, स्वाभाविक है। 100%। उसके लिए आप कुछ ऐसी ट्रेनिंग करवाते हैं कि वो वापस ज़मीन पे आए, ग्राउंडेड फील करे? वो शायद खिलाड़ी एक जो अच्छा कोच होगा वो कभी नहीं चाहेगा खिलाड़ी को कि ऐसा करे कि वो खिलाड़ी जमीन पर वापस आए। वो हमेशा यही चाहेगा ये ऊपर ही रहे, वो भले ही अपना उसका एटीट्यूड कुछ भी रहे, लेकिन अच्छा जो कोच होगा वो नहीं चाहेगा कि वो वापस, क्योंकि अगर उसको कोच वापस लाएगा
तो समझो उसको 0 पे लाना पड़ेगा। 0 का लाने का मतलब अगर उसको सही एटीट्यूड में लाना है तो वो 0 पे आएगा, वो अपनी पूरी जो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे लाना पड़ेगा। जो कि एक अच्छा कोच होगा वो शायद नहीं करेगा। हाँ जी। और जो निकालना है जिसको अपनी, वो तो करेगा। अब नीरज चोपड़ा सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे पास। इतना बड़ा मतलब एक ओलंपिक लेवल के मेडलिस्ट होने के बाद भी हम लोगों से भी उसकी उनकी अच्छी बात होती है, उसके बाद में भी हमसे बात किया उन्होंने, मतलब मेडल के बाद में भी। आज तक उस बंदे के अंदर कोई मेरे को एटीट्यूड नज़र नहीं आया। मैं मतलब पर्सनली भी मैं उससे फ़ोन पे भी मतलब बात किया है, वैसे भी है। तो मतलब कोई भी उस बंदे के अंदर कोई भी एक, बोलते हैं ना जो एक एटीट्यूड की बात की आपने, वो देखा है मैंने, जो जिसके अंदर कोई एटीट्यूड मैंने नहीं देखा है। सर जैसे पहले के टाइम की कोचिंग और अभी इस जनरेशन की, क्योंकि अब जो जनरेशन आई है वो थोड़ी बदल गई है। जी, जी। हम मिलेनियल्स और इन सब में थे, अब अल्फा जेनजीज ये सब जो आए हैं, इनके थ्रू जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनमें और पहले के लोगों में क्या एटीट्यूड का डिफरेंस आपने कुछ फील किया है? हाँ, अब में और पहले में काफ़ी चेंजेस आए हैं। क्योंकि अभी जो एथलीट है वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करता है। जितने एथलीट हैं, जैसे पहले हमारे पास जितना हम लोग प्रैक्टिस करते थे तो मतलब टेक्निक का इतना मतलब वो नहीं था, सिर्फ वर्कआउट करते रहो बस, जो कोच करा रहे हैं तो करते रहो। लेकिन अभी जो नई नई टेक्निक आ रही हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से खिलाड़ियों में भी चेंजेस आ रहे हैं काफ़ी। मतलब पहले से रिजल्ट इंडिया का बेटर हो रहा है। जो कभी एशियन गेम्स या तक ही हम सीमित थे, अभी कॉमनवेल्थ ओलंपिक तक हम बढ़ रहे हैं। हमारा हाईएस्ट था एशियन गेम्स पे पहले के टाइम पे। हमारे टाइम में एशियन गेम में मेडल आना बहुत मतलब बहुत बड़ी बात था। समझो हमारे ओलंपिक में मेडल आ गया। लेकिन अब कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक, इस लेवल पे मेडल आना, तो ये एक इसी का ही परिणाम है कि हम टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। पहले जो कोचेस थे वो टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे। अब के नए कोचेस, अब यंग कोचेस आ रहे हैं। पहले हमारी कोचिंग ये मान के चलो 40-45 साल तक तो गेम ही करता, 40 साल तक तो खिलाड़ी पहले गेम ही करता था। क्योंकि पहले जो एज का मैटर था, अगर खिलाड़ी 10 साल का है, मतलब सॉरी 15 साल का है, वो 10 साल में खेल रहा है। पिछली बार पहले की बता रहा हूँ। लेकिन अब जो ये जब से ये चला कि रियल एज का बच्चा रियल में ही खेल रहा है, तो तब से कहीं ना कहीं बहुत फर्क पड़ा है। इससे क्या है, जो यंग कोचेस निकल के आ रहे हैं तो वो टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, वो टेक्निक पे वर्कआउट कर रहे हैं बच्चों को। और टेक्निक से जो वर्कआउट होगा तो नॉर्मल सी बात है, रिजल्ट तो आना ही आना है, ये तो कन्फर्म है। सर टेक्निक की अगर हम बात करें, थोड़ा और डीपर जाना चाहूँगी मैं, कुछ एक दिन का आप रेजिम हमें बता सकते हैं कि क्या रहता है सुबह से रात तक का आपके एक स्टूडेंट का? देखो हमारा वर्कआउट शेड्यूल पर डे चेंजेस, मतलब पर डे चेंज है। जैसे मॉर्निंग टाइम हमारा कभी स्प्रिंटर्स का सेशन होता है जैसे, तो उसमें जैसे स्ट्रेंथ के लिए एबीसी करा दिया और स्टाइडे वगैरह लगा दिया। तो इवनिंग में रेपिटेशन लगवा दिया उनको। और मॉर्निंग का फिर ट्यूसडे का हो गया, जिम ट्रेनिंग हो गया। मतलब पर डे का अलग अलग है वर्कआउट का। ये नहीं कि आज हमने जो कराया कल भी वही होगा, परसों भी वही होगा। तो पर डे चेंज रहेगा उसमें वर्कआउट। मतलब टेक्निक यही हो गया, मतलब टेक्निक चेंज हो गया पहले से। पहले क्या था, एक चीज़ हम करा रहे हैं तो उसको कंटिन्यूसली कराए जा रहे हैं, तो हमने बॉडी को एडजस्ट कर दिया वहीं पे। अब क्या है, जैसे पहले जिम का रोल होता था, पहले हमारे टाइम में एक टाइम जिम करा दिया बस। अब तो जो स्प्रिंटर है 2-2, 3-3 टाइम जिम कर सकता है। मतलब वीक में 2 बार 3 बार जिम कर सकता है, 100-200 मीटर का रनर। लेकिन पहले इतना जिम नहीं देते थे, तो कहीं उसमें भी खैर हम लोगों को स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि एक स्प्रिंटर को स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं जानना चाह रही हूँ आपकी तरफ से कि इस ड्यूरेशन में 2008 से अब तक की कोचिंग की जर्नी जो आपकी रही है, उसमें कुछ ऐसा इंसिडेंट या कुछ ऐसी स्टोरी जो आप हम सबसे शेयर करना चाहें? हाँ, स्टोरी है। मैंने लव मैरिज मेरा हुआ है। ओके। मेरा मिसेज भी एथलीट है, मतलब थी उस टाइम, मतलब तो वो भी टीचर हैं, स्पोर्ट टीचर हैं वो भी नेशनल मेडलिस्ट हैं। तो जब मेरे को मेरे घर वालों ने बाहर, मतलब घर से बाहर निकाला था, तो उस बीच में मैं बाहर रह रहा था, तो मिसेज मेरे लिए खाना लेकर के आती थी। मेरे को खाने की प्रॉब्लम थी, ना पैसा था ना कुछ था, तो वो अपने घर से ही खाना मेरे लिए लेकर के आती थी। कम से कम उन्होंने ऐसे मेरे को 1.5 साल तक मेरे को ऐसे ही घर से ला करके खाना खिलाया। और कहीं ना कहीं अगर आज जो मैं हूँ, जिस पोजीशन पे आज मैं बैठा हूँ,
कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर शायद वो ना यहाँ तक मेरे को इतना सपोर्ट ना करते तो शायद जहाँ पे मैं हूँ तो शायद यहाँ तक ना पहुँच पाता। वंडरफुल, उनका सपोर्ट बहुत मिला है मेरे को। वंडरफुल सर। जी तो लेडी लक बहुत हाँ वर्क हाँ, करा ये बात आपकी आप कह लाइफ में। सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सर। सर जैसे आपकी बहुत बड़ी ऑडियंस है, जी अपार्ट फ्रॉम योर स्टूडेंट्स आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, जी। तो ये कैसे जनरेट हुई? क्या इमोशनली लोग आपसे कनेक्ट भी होते हैं स्टूडेंट्स? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा ये जो सोशल मीडिया पे आने का था, ना ही मेरे को फेमस होने की वजह से, ना ही मेरा पैसा कमाने का मतलब कोई वो था। ये चीज़ मैं लेकर के आया था क्योंकि जब हम लोग गांव देहात में ट्रेनिंग करते थे तो हम लोगों को सही से मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता था। मेरा मतलब मैंने इस माध्यम से ये इसलिए मैंने किया था कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो भी टेक्निक हम नहीं करते हैं स्टार्ट, तो वो कहीं ना कहीं गांव देहात के बच्चों तक पहुंचे किसी भी तरह से। तो मेरा कुछ बच्चों ने, जैसे बंदे मतलब ऐसे हैं जो कोचेज हैं जो ऑनलाइन वर्कआउट का पेमेंट लेते हैं, पैसा लेते हैं। मैं वो बंदा हूँ जिसने आज तक ऑनलाइन पैसा का जो वर्कआउट है मैंने कोई पैसा नहीं लिया बच्चों, कोई चार्ज नहीं किया। मैं फ्री चार्ज मतलब फ्री में बच्चों को दिया है। तो अब मैं जिन बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग दे रहा हूँ यहीं से बैठ के ऑनलाइन, उन बच्चों के रिजल्ट भी आ रहे हैं, वो बच्चे भी स्टेट नेशनल लेवल तक बच्चे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का मतलब बढ़ने का मैं ये भी एक कारण मान सकता हूँ कि ये बच्चों ने आपस में शेयर करके आपने मतलब वहाँ तक मेरे को पहुँचाया है। और अभी भी मेरा यही है, मैं किसी भी लेवल तक जाऊँ तो मैं इसका कोई पे चार्ज नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं है, मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। सोशल मीडिया का जो भी मेरा होता है, जैसे इंस्टा से मैंने कोई किसी का प्रमोशन नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, ओनली वीडियो डालने के लिए कि बच्चों तक वो वीडियो पहुँच जाए। वंडरफुल सर। ये चीज़ मैंने हर जगह नोट की है सर कि जहाँ पे हम अपने कंफर्ट से ज़्यादा सर्विस देते हैं वहाँ का रिजल्ट ही बहुत मार्वलस होता है। जी सर इसमें और आगे चलेंगे अब। सर एक और आपके ही जैसे कोच हैं अंकित बैनबुरिया, जिन्होंने आपकी ही तरह मतलब देसी स्टाइल को अपनाया है और उसके थ्रू कोचिंग की है, जिसकी वजह से मोदी जी ने भी उनको रिवॉर्ड से नवाजा है। तो क्या बहुत बड़ा रोल प्ले है सोशल मीडिया का? हाँ, सोशल मीडिया का तो देखो काफ़ी बड़ा रोल है। और जो अंकित की बात कर रहे हैं, अंकित का जो गांव से निकलकर वहां तक पहुंचाना, ये एक गांव देहात के बच्चों के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल बंदा है वो। उसकी मतलब वो ऐसा है, जैसे मैं भी बता रहा था आपको, एटीट्यूड या ऐसा कुछ नहीं उसके। अभी उसके अगर आप उसके घर पे मिलने जाओगे तो उसके पास इतना भीड़ मिलेगा, वो हर बंदे से मिलता है। दूसरी बात, उसने जो अभी किया है ये कुछ लोगों में ये बन गया था कि जिम जाएंगे तो ही हम मतलब बॉडी बना पाएंगे। उस बंदे ने ये साबित कर दिया कि आप बगैर जिम जाए भी घर पे अपनी देसी एक्सरसाइज से भी आप अपनी बॉडी को जिम से भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। ये भी उसने मतलब साबित किया है। और उसने अपनी ये बात कैसे पहुंचाई लोगों तक? वो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचाई। आजकल एक जो प्लेटफॉर्म है ना, ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, ये एक सबसे बड़ा है। इसके बगैर तो आप चाहे भले ही आप कितने भी अच्छे काम करें, कितना भी ऊपर पहुंच जाएं, लेकिन जब तक आपको ये कवरेज नहीं मिलेगा ना, तो तब तक आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है कुछ करने का। सो जैसे आपने अभी इनिशियली हमें वो चना और उसका एक बताया कि सुबह हमें ये लेना चाहिए, लेकिन जब भी इंसान प्रोटीन सुनता है तो उसके दिमाग में नॉनवेज सबसे पहले आता है। और आजकल तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी नॉनवेज के अगेंस्ट बहुत कुछ बोल चुके हैं कि नॉनवेज खाए बिना भी आप बॉडी बना सकते हैं, मसल्स गेन कर सकते हैं और बॉडी की प्रोटीन इंटेक मेंटेन रख सकते हैं। देखो, मैं खुद एक वेज हूँ, शुद्ध वेज हूँ, मैंने भी कभी नॉनवेज नहीं लिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप नॉनवेज लेंगे तभी आप एक खिलाड़ी बन सकते हैं या कुछ। मेरे पास ज़्यादातर जितने भी एथलीट रहे हैं तो मैंने उनको वेज से ही कराया है। मैं किसी को मना तो नहीं करता, ना ही मैं मना कर सकता हूँ किसी को इतना। जो वेज लेना चाहे वेज ले, नॉन वेज लेना चाहे नॉन वेज। लेकिन मेरा जो फर्स्ट प्योरिटी होगा वो होगा वेज पे। ऐसा कई उदाहरण मेरे पास है जिन्होंने वेज से ही अपना गेम, मैं खुद से ऐसा हूँ कि जिसने वेज से ही अपना गेम स्टार्ट किया था और लास्ट तक अभी तक मैं वेज पे ही हूँ। तो मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने गेम भी किया, अच्छे लेवल पे गया हूँ, लेकिन कोई मेरे को ऐसी कोई कमी महसूस ही नहीं हुई कि मेरे को कभी नॉन वेज लेना चाहिए। तो वो तो एक चीज़ बन चुकी है हम लोगों में कि आप नॉन वेज लेंगे तो अच्छा गेम करेंगे और नहीं। और जो ऐसे भी देख लिए मैंने, जो नॉन वेज पूरा दिन नॉन वेज लेते हैं उनका रिजल्ट ज़ीरो है। अब उनका रिजल्ट ज़ीरो क्यों है? अगर नॉन वेज से ही रिजल्ट आने लग जाए तो
आप समझ सकते हैं कि फिर तो सभी उसकी तरफ को भागेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो खाएंगे तो तभी कुछ बनेगा, ऐसा नहीं। सर फीफा की बात करते हैं जी। जैसे सुनील छेत्री को अभी हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनका एक लास्ट अभी एंट्रेंस हो रहा है जून 6 को जो कुवैत के अगेंस्ट, और रोनाल्डो और मेसी के अलॉन्गसाइड मतलब वो लास्ट अपना दे रहे हैं गेम, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो फुटबॉल के जैसे क्रिकेट के सचिन हैं, तो हमारे यहाँ जो छेत्री जी हैं वो एक फुटबॉल के सचिन से भी बहुत बड़ा नाम बनेंगे एक टाइम पे। अभी तो खैर फुटबॉल हमारे यहाँ पे इतना फेमस नहीं, एशियन कंट्री मतलब थोड़ा सा हमारा नाम है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे थोड़ा सा हम थोड़ा पीछे हैं। लेकिन वो जो अभी उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने डिसीजन यंग जो फुटबॉलर निकल के आ रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सही किया उन्होंने, क्योंकि अगर वो कहीं कोचिंग में या किसी चीज़ में जाएंगे तो अपने जैसे पता नहीं कितने प्लेयर को निकाल पाएंगे। और जब वो अपने जैसे अगर इंडिया में 4 या 5 प्लेयर भी तैयार कर दिए उन्होंने, तो समझो कि इंडिया तो 100% ओलंपिक भी छोड़िए और फुटबॉल के वर्ल्ड कप में आज तक नहीं गया, तो वहाँ के भी चांसेस हैं जाने के। कम से कम ऐसे खिलाड़ी जो हैं वो कोचिंग में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा फुटबॉल भी इम्प्रूव होगा। सर छेत्री जी ने तो मतलब अपने गोल्स और लीडरशिप के थ्रू ब्लू टाइगर्स को बहुत एक लेवल दिया साउथ एशिया में, सदर्न एशिया में, तो वो वाला पार्ट कोई और आपको लगता है इन फ्यूचर रोल प्ले कर पाएगा? इन फ्यूचर देखो अभी तो कोई मेरी नज़र में तो देखो कोई ऐसा प्लेयर नहीं आ रहा जो उनकी जगह ले सके। उनकी जगह लेने के लिए तो खैर अभी टाइम लगेगा, क्योंकि सचिन के बाद सचिन की जगह लेने के लिए नहीं कोई आ पाया, तो अब उनकी जगह लेने के लिए तो शायद मुझे लगता है अभी कम से कम थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। सर जैसे क्रिकेट की भी अगर हम बात करें, अभी कल ही चेन्नई हार गई, तो अब आपको क्या लगता है धोनी अब ये जो लास्ट गेम रहा उनका, उसके बारे में प्लीज़ आपकी कुछ राय? देखो धोनी को सभी का मतलब ये रहेगा कि वो संन्यास नहीं ले रहे हैं, वो उसको भी मतलब वहाँ से संन्यास ले लिया, आईपीएल नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है एज का कोई भी फैक्टर नहीं होता है, मतलब मैं नहीं मानता कि ये गेम में कोई एज मैटर करती है, क्योंकि धोनी अगर एज मैटर करती तो उसकी कीपिंग और कीपरों से अच्छी है, बैटिंग भी उनका अच्छा है, तो किस वजह से वो अपने आप को बाहर करेगा? ठीक है उसने इंडिया टीम में जाने के मतलब संन्यास लिया है यंगस्टर को मौका देने के लिए, लेकिन मैं नहीं मानता कि शायद मेरे हिसाब से 1 साल और लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो उनका अपना वो है कि वो कब संन्यास ले रहे हैं कब नहीं, लेकिन 1 साल तो और होना चाहिए। जो अब की परफॉर्मेंस देखी जाए तो उनकी तो लेना चाहिए। सर क्रिकेटर्स या सेलिब्रिटीज़ या जो भी बड़े बड़े आइकन्स हैं उनकी बहुत बड़ी एक कॉमन बात होती है कि उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है, और बहुत सालों से ये इंटरलिंक होता जा रहा है। जैसे क्रिकेटर्स पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं, पॉलिटिशियंस क्रिकेट क्लब्स में एंटर हो रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो फ़ैन फॉलोइंग का आप जैसे मान लो हमारी गेम्स में फ़ैन फॉलोइंग है, अगर मैं उस फ़ैन फॉलोइंग को लेकर के राजनीति में जाने लग जाऊँ तो वो हमारे अगेंस्ट होगी, हमेशा 100% होगा। ज़रूरी नहीं कि हम एक पार्टी से जुड़ रहे हैं तो उस पार्टी से वो जो हमारे फ़ैन है वो भी उसी पार्टी से जुड़े हैं। उससे कोई मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी गए हैं जिनका रिजल्ट फिर वहाँ जाने के बाद में ज़ीरो ही रहा है, चाहे वो नेता, चाहे अभिनेता, चाहे कोई भी खिलाड़ी, जो भी मतलब जो अभी रिसेंटली मतलब सचिन तेंदुलकर जो एक बहुत बड़ा नाम है, वो राजनीति में आए थे, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन फिलहाल जो भी पार्टियां हैं खिलाड़ियों के ऊपर लाना भी ज़रूरी है। आज जैसे हमारे यहाँ के बहुत अध्यक्ष हैं या सचिव हैं बने हुए हैं जिनको गेम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कम से कम अगर खिलाड़ी जीत करके आ रहा है, कम से कम उनको पद पे बैठाया जाए, वहाँ तक उनको लाया जाए तो वो खिलाड़ियों को समझ सकते हैं, तो हम गेम को और बढ़ा सकते हैं। राजनीति में आना जरूरी है, खिलाड़ियों का आना चाहिए। गौतम गंभीर हैं अभी आ रखे हैं, राजवर्धन सिंह राठौर हैं गेम से आए हैं, कई नाम हैं ऐसे बड़े जो मतलब गेम से निकल के आए हैं और उन्होंने अच्छा नाम भी कमा रहे हैं, लेकिन उनको सही से वो पद नहीं मिल पा रहा है जिस पद के वो हकदार हैं। अभी राजवर्धन सिंह राठौर जो कि खेल मंत्री भी रहे हैं पिछली बार मोदी सरकार में, उन्होंने जो ये खेलो इंडिया की स्कीम उन्हीं की
दिन है, उन लोगों ने उन्होंने ये स्टार्ट किया था। उनका आए, वो खिलाड़ी के उस पे आए, अपनी पद पे आए, तो उन्होंने आते अपनी अच्छी स्कीम स्टार्ट किया है। ऐसे ही अगर हर पद पे खिलाड़ी आकर के बैठेगा जो खेल का पद है, तो सुधार 100% सुधार होगा गेम में हमारे यहाँ। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम उसको वहाँ बिठाएंगे नहीं ना। मालूम मैं एथलीट हूँ, मैं बाई चांस मैं राजनीति में जाता हूँ, आप मुझे सिंचाई विभाग दे देंगे, जबकि मेरे को तो खेल विभाग मिलना चाहिए। अब मेरे को सिंचाई विभाग, अब मेरे को, मैंने पूरी जिंदगी तो गेम किया है, तो मैं सिंचाई के बारे में क्या जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता सिंचाई विभाग के बारे में। तो आप उसको वो मंत्रालय दो ना, खिलाड़ी को वही दो जो वो डिजर्व करता है। जो डिजर्व नहीं करता उसको क्यों दे रहे हैं चीज़। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का, अगर राजनीति में आना है तो इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ेगा। सर, ब्रजभूषण सिंह की बात अगर की जाए, जैसे एक एक्स WFI चीफ रह चुके हैं, बीजेपी के MP रह चुके हैं, चार्जेस लगने के बावजूद भी उनके बेटे को टिकट मिल गई, राइट? देखो, वो तो एक ऐसा मुद्दा है, उसमें तो देखो मैं सरकार के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर एक बंदा बोले तब भी मान सकते हैं, दो बोले तब भी, अगर 6-7 बंदे मिलके बोल रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो भी ओलंपिक लेवल के मेडलिस्ट, तो देखो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ में सच्चाई तो होगी। लेकिन वही है ना कि आप जितने बड़े पद पे होंगे इतना ही बड़ा आपका नाम रहेगा। आपको चाहे भले कितने एलिगेशन, अगर यही एलिगेशन मेरे जैसे बंदे पर लग जाने देना, चाहे एक कोई भिखारी घूम रहा है, भिखारी कोई घूम रही ना, उसने मेरे पे एलिगेशन लगा दिया होता ना, तो मैं जेल में बैठा हुआ। लेकिन वो उस पद पे बैठे हुए ना, उस पर चाहे ओलंपिक मेडलिस्ट लगाए या कुछ भी करे, तो शायद कुछ नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं, मैं ठीक है, मैं जितना सपोर्ट मैं बीजेपी को भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन बीजेपी की सरकार में अगर ये चीज़ यहाँ तक पहुँच रही है, जब और आप दूसरी सरकार में किसी भ्रष्टाचारी को सजा दिलवा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप अपनी सरकार में भी थोड़ा देखिए। जरूरी नहीं है कि आप तक वो निर्दोष, हम नहीं कह सकते कि उन्होंने किया है, आप निष्पक्ष जांच तो करा सकते हैं। जांच आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले अगर आप टिकट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की तो आप समझ सकते हैं कि उनकी राजनीतिक पैठ अच्छी है, तो उनके राजनीतिक ताल्लुकात अच्छे हैं उनके, तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। सर, बीजेपी की बात कर रहे हैं तो एक्स बॉक्सर अपने विजेंद्र सिंह जो हैं, उन्होंने भी कांग्रेस से पार्टी बदल के बीजेपी एंटर किया है, तो इस बारे में भी मतलब क्यों ऐसा है कि ये सारी चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव हैं कि हम देख रहे हैं कि आगे चलते हुए सारे ही प्लेयर्स पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं? पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं, देखो खिलाड़ी जब तक गेम करता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रेशर में वो गेम करता रहता है। उस स्तर पे आने के बाद में भी आप ये समझिए कि हम जितना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रेशर में नहीं होंगे, जितना हम इंटरनेशनल लेवल पर जाकर प्रेशर में जाते हैं। हम फेडरेशन के और उन चीज़ों के अंदर बहुत रहना पड़ता है खिलाड़ी को। तो कहीं ना कहीं विजेंद्र सिंह का जो एकदम से वो करना, वो थोड़ा सा मेरी भी समझ से थोड़ा सा परे हो रहा है, कि मैं भी सब बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि एकदम से उन्होंने, देखो हर आदमी जब कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो देखो अगर किसी को कोई लोभ मिलता है, जो अच्छा बंदा वो लोभ नहीं लेगा, जो अच्छा थोड़ा वो, तो वो कहीं ना कहीं लोभ में तो आएगा ही आएगा। अब उनको किसी चीज़ का मिला है तो वो पहुंच गए हैं वहाँ पे। तो सर, वही जैसे जय शाह जो है, इतना उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है कि वो नॉन प्लेयर होने के बावजूद भी BCCI को हेड कर रहे हैं। देखो जय शाह, ये चीज़ का तो जब वो बने थे, हम लोगों को भी बड़ा अजीब लगा था कि वो जैसे सौरभ गांगुली को जैसे बंदे को हटाना, और फिर ऐसे, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का उस जगह पे बैठना, मैं मानता हूँ, मेरा पहला, मैंने जब अभी राजनीति में आने के बाद बताया, जब तक आप उस सीट पे उस बंदे को नहीं बिठाएंगे कि जो बंदा एक नब्ज समझ सकता है कि खिलाड़ी की, कि हाँ खिलाड़ी कौन सा खिलाड़ी किस जगह पे रहना है, किस जगह पे खिलाना है, कब उसका सिलेक्शन होना है, कब नहीं होना है। अब जैसे कपिल, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, ये लोग डिजर्व करते हैं उस सीट पे बैठने का, ये सब चीज़ जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक हो गया, बना दिया। अब क्योंकि क्रिकेट में BCCI में इतना पैसा है कि शायद हमारे किसी भी बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं है जितना BCCI के पास है। तो जिधर पैसा होगा तो उधर राजनीति अपने आप ही भागना शुरू कर देगी। अभी जैसा है, अगर जब से जैसा आए हैं, कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाया है। आप अगर, जबकि मैं क्रिकेट को ज़्यादा इतना वो नहीं करता हूँ, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, जब से जैसा मतलब सीट पे बैठे हैं, कोई ICC ट्रॉफी अभी तक
इंडिया नहीं जीत पाया नहीं है, जीत पाया। जो कि एक इस टाइम पे इंडियन प्लेयर क्रिकेट मार्केट में सबसे नंबर 1 पे चल रहे हैं और हर फैसिलिटी इनके पास है और बड़े से बड़ा ऑलराउंडर, बड़े से बड़ा बैट्समैन, बड़े से बड़ा बॉलर इनके पास है, लेकिन फिर भी हम आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे हैं। क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? उसको कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। सिर्फ जितनी भी स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं, ऐसा क्यों है कि क्रिकेट का ही इतना फेम है? क्रिकेटर्स में मतलब इतना ज़्यादा पॉलिटिशियंस भी क्रिकेटर्स लाइन में ही डलते हुए दिखते हैं। देखो, क्रिकेट एक हमारी ना जो आज का लाइफ स्टाइल हो गया है, कहीं ना कहीं हर बंदा उसी को ही फॉलो करने लग गया है। सर एक्चुअल में जैसे पहले बोलते थे क्रिकेट एक रिलीजन है, आज भी बोलते हैं, पर अपार्ट फ्रॉम रिलीजन क्या मनी मेकिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जब से ये आईपीएल हुआ है ना मैम, जो खिलाड़ी आईपीएल में 10 बॉल पे 40-40 रन बना रहा है और जो वो अपनी कंट्री से खेल रहा है वो 10 बॉल पे 15 रन बना रहा है, तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ रहा है ना। वहाँ पे मनी है, आपको पहले ही फिक्स। देखो आप, मैं ये बात नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मैच को और आईपीएल को कंपेयर करके देख लीजिएगा। आईपीएल के रिजल्ट 2 ओवर में चेंज हो जाता है, ओनली 2 ओवर, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे 10-10 ओवरों में चेंज नहीं होता। वो आईपीएल में केवल 2 ओवर में वो रिजल्ट चेंज हो जाता है। क्यों होता है वो? अब बड़े बड़े क्रिकेटर हैं जो अच्छे वो हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनके आप बयान सुनिएगा तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सामने कई बार रख चुके हैं इस बात को। जो प्लेयर आईपीएल में परफॉर्म करता है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है? कहीं तो कुछ तो, जबकि ऑडियंस मतलब जो दर्शक हैं वो ज़्यादा हैं इसमें, आईपीएल में ज़्यादा है, वहाँ पे तो कम ही मिलेंगे लेकिन वहाँ ज़्यादा है। लेकिन वहाँ ज़्यादा में होने के बाद में भी वो उनकी वोटिंग में भी वो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और वहाँ पे इतना नहीं है, वोटिंग नहीं हो रहा, तब भी आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई तो फर्क पड़ेगा ही। कुछ तो प्रॉब्लम है वहाँ पे, लेकिन चल रहा है, क्रिकेट है, क्रिकेट में पैसा है तो सब क्रिकेट की तरफ भाग रहे हैं। सर इंडिया में रिसेंटली एंटी डोपिंग रूल बहुत वायलेट हो रहा है जी, तो इसके बारे में कुछ? देखो, एंटी डोपिंग का मैं मानता हूँ, मेरे हिसाब से देखो जो नाडा हमारी नेशनल डोपिंग एजेंसी है वो काम तो अच्छा कर रही है और ये होना भी चाहिए कि देखो शॉर्टकट तो किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ को आप शॉर्टकट करेंगे तो देखो नुकसान भी भुगतने पड़ेंगे, बॉडी में चेंजेस भी बहुत खिलाड़ियों के, गर्ल्स के भी बॉयज़ के भी आते हैं, उससे नुकसान भी बहुत होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा इस चीज़ को, कि अगर हम लोग एक खिलाड़ी को तैयार कर रहे हैं तो हमारी जो नेशनल डोपिंग एजेंसी है उनके रूल्स जो हैं वो क्या है कि वो जब नेशनल कोई गेम होते हैं, नेशनल होते हैं, तो वो सेमिनार ज़्यादातर नेशनल लेवल पे ही करते हैं या कभी कभी अब स्टेट पे भी करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो उनका सेमिनार होना चाहिए वो एक ग्रास रूट लेवल पे होना चाहिए, 0 लेवल पे, मतलब जहाँ से आप छोटा खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं, एक बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहाँ पे कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक आप सेमिनार कराते रहें। उसमें अगर उससे सेमिनार होता रहेगा उस तरह का, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब क्या होता है, अभी कोई बच्चा डोपिंग में आया है, मान लो मैं डोपिंग में आया हूँ, मेरा नाम खोल के रख दिया है और उसमें मैंने क्या लिया है, कौन सा साल्ट लिया है, कौन सा इंजेक्शन लिया है, वो सब चीज़ मैंने उसमें खोल दिया है। अब जो गांव देहात में बच्चा बैठा है तो वो क्या करेगा, अरे इस चीज़ में आया है बच्चा, तो वो क्या उस चीज़ को नोट कर लेगा, ये इंजेक्शन रनिंग में अच्छा काम करता है, तो वो क्या करेगा, उसको ही लेकर के आएगा, तो उसको लेकर के वो अपने को यूज़ करेगा। वो सोचता है जिस लेवल पे हम खेल रहे हैं इस पर कहाँ डोपिंग होने लग रही है, कहीं डोपिंग नहीं होगी उस लेवल पे आकर के। तो बच्चे की शुरुआत जो डोपिंग की हो जाती है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही हो जाती है। जब तक हम उस लेवल को ठीक नहीं करेंगे, ऊपर के लेवल को हम कभी ठीक नहीं कर सकते। जब हम उस बच्चे को ये बोल देंगे कि भाई ये चीज़ नहीं खाना है, मतलब ये तो बोल रहे हैं कि ये चीज़ नहीं खाना है, हम लोगों को ये चीज़ नहीं लेना है, ये इंजेक्शन नहीं लेना या कोई ये सप्लीमेंट नहीं लेना है, हमने ये तो बोल दिया, लेकिन हम उन खिलाड़ियों को ये भी तो बताएं कि हमें लेना क्या है, कौन सी चीज़ लेनी, ये काम उनका ही है। जो नेशनल डोपिंग एजेंसी है उनका ही ये काम है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए वो खिलाड़ी को बताना। अगर आप कोई अपना एक ऐसा सिस्टम तैयार करें कि जो बच्चा उस चीज़ को देख करके कि हाँ भाई ये चीज़ लेनी चाहिए, इस चीज़ को नहीं लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम लोग एक चीज़ से सही कर सकते हैं, वो केवल आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस चीज़ का हम बच्चों के पास जाकर के सेमिनार कर रहे हैं तो।
अगर ये आज के मेरा मानना है अब के टाइम पे सबसे ज़रूरी काम है डोपिंग का, क्योंकि बच्चा डोपिंग की तरफ को हमारा इंडियन इस बार 250 केसेस हमारे एथलेटिक्स में है, मतलब पूरे इंडिया में आए हैं 250 पूरे इंडिया में, सभी मतलब जैसे अदर गेम सभी गेम में लगा करके 250 खिलाड़ी डोपिंग में आए हैं आपकी बार। उसका कहीं ना कहीं ये आप समझ सकते हैं ये कमी खिलाड़ियों की है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। अवेयरनेस की कमी है बहुत। अगर उसको हम शुरू से समझा के चलेंगे तो नॉर्मल सी बात है, कहीं ना कहीं इस चीज़ पे थोड़ा सा अंकुश लगेगा। अगर इस पे अंकुश लगाना है तो आपको 0 लेवल पे जाना पड़ेगा, नहीं तो आप बड़े लेवल पे करते रहें तो बड़े लेवल पर करते रहे, वहाँ पे आप करते जब तक नीचे से खिलाड़ी आएगा तब तक तो वो खत्म हो चुका होगा स्टेरॉइड ले लेकर के, तब तक तो आप इंडिया का जो स्टार प्लेयर बनने वाला होगा उसको भी खत्म कर चुके होंगे। क्योंकि वही एक चीज़ है, जब अगर आपको एक इंटरनेशनल अच्छा एथलीट वर्ल्ड लेवल का तैयार करना है तो उस 0 लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। सर ऐसी कोई स्टोरी आपकी पर्सनल उसमें हुई है कि कोई बहुत अच्छा प्लेयर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो? देखो है तो, लेकिन वही है अभी कुछ का अभी केसेस में है, उसका हम अभी उसमें बोल नहीं सकते उसके बारे में भी है तो ऐसा है, लेकिन अभी थोड़ा सा चल रहे हैं उनके, कि अभी हमारे पास भी अथॉरिटी नहीं है उनके लिए कुछ बोल सके हम लोग। जी सर एक लास्ट क्वेश्चन, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। जो हमारे व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या डेली बेसिस पे, जो आपने बताया शुरुआत में बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी मॉनेटरी इतना प्रॉपर नहीं होता, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वो इतने अपने हर चीज़ को मैनेज कर पाएँ, ट्रेनिंग से लेकर डाइट एंड एवरीथिंग, वो घर बैठे या अपनी सिटी से कैसे अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दी स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जो रेगुलर लोग हैं जो वर्कआउट और एक्सरसाइज को एक रूटीन बनाना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। देखो जी, अभी का जितने बच्चे बाहर मतलब देहात में या सिटी में छोटे इसमें कर रहे हैं कहीं पे, तो मैं सिर्फ उनके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि वो बच्चे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं तो प्रॉपर गाइडेंस मिले, मतलब कहीं पे अच्छे से कोच के किसी अच्छे कोच के अंडर ट्रेनिंग लें। बेसिक कोच देखो जो एक मेरा मानना यह है, अगर एक खिलाड़ी को एक अच्छा ट्रेनर मिल जाए तो उस खिलाड़ी, अगर वो खिलाड़ी 0 भी है ना, उसको हीरो बनाने में टाइम नहीं लगता, हीरो बनने में टाइम नहीं लगेगा। आपका सही बेसिक आपका तैयार हो जाए ना, सही बेस तैयार होगा तो खिलाड़ी बहुत अच्छा बन के निकल के आता है। अभी जैसे मान लो मैं एक एथलीट हूँ और मैं जाकर के क्रिकेट की तैयारी कराने लग जाऊँ तो शायद नहीं करा सकता। ऐसे एक प्रोफेशनल एक अपने इवेंट के बंदे को पकड़े, जैसे मान लो मैं रनिंग की ट्रेनिंग देता हूँ तो मुझे रनिंग ही का ही कोच पकड़ना पड़ेगा। अगर कोई जैसे हमारे एथलेटिक्स में जंप, थ्रो और रनिंग, ये 3 चीज़ होती हैं। अगर मान लो मैं रनिंग, कहने को तो मैं भी एथलीट कोच ही हूँ, अगर मैं केवल रनिंग का कोच हूँ, अगर मेरे को कहने लग जाए कोई कि भैया आप जंप की ट्रेनिंग दे दीजिए, तो मैं जंप की ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा। मेरे को थ्रो की बोल दी जाए कि मैं थ्रो की ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है, अगर एक एथलीट कोच हो गया, उसके नाम के आगे गया एथलीट कोच, तो वो सब चीज़ों के ट्रेनर बन जाता है फिर। तो वहाँ से भी बच्चे कहीं ना कहीं शुरू में ही उनका टेक्निक खराब हो जाता है। थ्रो का और जो जंप का है ना, वो टेक्निक पे है उनका। अगर थोड़ा सा बेसिक ट्रेनिंग खराब हो गया तो उनको अपनी ट्रेनिंग, अपना बेस तैयार करने में ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। आगे अगर आप उसको खिलाड़ी बनाना चाहेंगे तो शायद उसकी टेक्निक सुधारने में, जो नया कोच, जो प्रोफेशनल कोच होगा, उसको सुधारने में बहुत टाइम लग जाएगा उसको। इसलिए जो भी गांव देहात में ट्रेनिंग करते हैं वो केवल प्रोफेशनल कोच के पास जाएं, जो जिस इवेंट का कोच है उसी के पास ट्रेनिंग करें। बाकी ऐसा नहीं कि रनिंग वाले के पास आप थ्रो वाला कर रहा है, थ्रो वाला का कोच रनिंग का कर रहा है, ऐसे नहीं। ये एक गेम को नीचे ले जाने वाली बात है। और जो लोग इसमें एंटर करना चाहते हैं, जैसे कि वर्कआउट को एक जनरल रूटीन बनाना चाहते हैं डेली बेसिस में, ऐसी कुछ 3 या 4 लाइफस्टाइल टिप्स जो आप देना चाहें एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? जी देखो, मेरा मानना है जैसे नॉर्मल पर्सन हमारे जो हैं, जो फिटनेस को फॉलो करते हैं, तो मेरे हिसाब से उन बंदों को मॉर्निंग वॉक का और थोड़ा एक्सरसाइज का ज़रूरी है। और दूसरा सबसे बड़ा रोल जो होता है, हमारे खाने पीने का रोल होता है। हम लोग क्या हैं, हमारे खाने पीने का रूटीन एक सेट होना चाहिए।
अगर नॉर्मल पर्सन है, जैसे ऑफिस में काम करने वाला है या फिर जॉब करने वाला है, तो उसके लिए एक फिक्स टाइम होना चाहिए, जैसे नाश्ते का टाइम, खाने का टाइम, दोपहर के खाने का टाइम, रात के खाने का टाइम, एक टाइम होना चाहिए। अगर हम उस टाइम को रोज़ फॉलो करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ हमारे इंडियन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टमी का, वो प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारा रूटीन चेंज होता रहता है। आज मैंने 12 बजे खाना खा लिया तो कल मैं 2 बजे खाना खाऊंगा, परसों मैं 1:30 बजे खा लूँगा, फिर उसके बाद में 3 बजे खा लूँगा। ये इसकी वजह से भी हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस चीज़ की। तो ये चीज़ को हम अगर रोज़ाना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ इस चीज़ को आप 1-1.5 महीना फॉलो करके देख लीजिएगा, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ फॉलो किया तो आपको पक्का मैं गारंटी, आपकी बॉडी में 100% चेंजेस नजर आ जाएंगे। अगर सिर्फ 1 महीना भी आपने इसको फॉलो कर लिया इस चीज़ को। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर, इट वॉज अ वेरी फुल फ्लेजेड पॉडकास्ट और बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसा कुछ जो आप हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहें अपनी तरफ से? मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि देखो, जो स्पोर्ट्स पर्सन है मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बेटा आप शॉर्टकट्स की तरफ को ना जाएं, आप मेहनत करें और जितना हो सके स्टेरॉइड और इन चीज़ों से बचें और अपने न्यूट्रिशन सही रखें, सप्लीमेंट डाइट अपनी अच्छी रखें और रोज़ाना का जो खाने पीने का शेड्यूल है उसको अच्छा रखें। तो मैं कहता हूँ कि आपका रिज़ल्ट जो अभी 90 है वो 100% पर चला जाएगा, ये मेरा खुद का मानना है। वंडरफुल सर, हमने कंपैरिजन की बात की थी कि कैसे सब बेस्ट करने के बावजूद भी प्लेयर्स आपस में एक दूसरे को कंपेयर करते हैं और उस डर में वो कई बार एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स का हेल्प लेते हैं, और ये चीज़ कितनी इलीगल होने के बावजूद भी वो उस चीज़ को यूज़ करते हैं, इस बारे में आप प्लीज़ कुछ बताएं। देखो, मेरा इसमें मानना ये है कि देखो, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं मानना चाहूँ खिलाड़ी की और पेरेंट्स का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स को रिजल्ट चाहिए और पेरेंट्स को रिजल्ट चाहिए, खिलाड़ी को इतना प्रेशर डाल देते हैं कि बेटा अगर इतने 2 साल में तुम नहीं कर पाए तो हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे, वो कराएंगे, ये कराएंगे। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी डर की वजह से, वो कोचेस से भी नहीं बताता है, वो अपने आप से इस चीज़ को यूज़ करने लगता है। अगर मेरा मानना है कि एक अच्छा खिलाड़ी, इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी तैयार करने के लिए कम से कम 6 से 7 साल चाहिए एक खिलाड़ी को तैयार करने के लिए। वो शॉर्टकट के चक्कर में कि हाँ 2-3 साल में हम इंटरनेशनल हो जाएं, तो वो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चे इस वजह से भाग रहे हैं गलत जगह में। अगर मैं मान लूँ मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं एक कोच हूँ, मैं बच्चे को बोल रहा हूँ कि मैं 6 साल में मैं भाई तुम्हें नेशनल इंटरनेशनल तक पहुँचाऊंगा, मेरे साथ होता है खुद, ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया इस चीज़ को। तो खिलाड़ी को मैं 6 साल बोलता हूँ तो खिलाड़ी को ये लगता है कि यार ये तो बहुत, और दूसरे कोच के पास गए वो ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे जाके उन्होंने, क्योंकि जब खिलाड़ी आता है तो एक दो जगह होकर के आता है कि कोच साहब आप मेरे को कितने दिन में वो खिला दोगे। तो दूसरा कोच क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें अगर भाई 3 साल में करा दूंगा, तो वो 3 साल वाला खिलाड़ी को पसंद आ जाएगा कि हाँ ये तो 3 साल में कराएगा 6 साल में, और वो 3 साल में जो चीज़ 6 साल में होने वाली वो 3 साल में कराएगा। तो आप भी समझ सकते हैं अगर 3 साल में करा रहा है तो वो किस वजह से कराएगा, वो नॉर्मल सी बात है उसकी। जबकि वहाँ पे पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि अगर इतनी जल्दी रिजल्ट आ रहा है तो कुछ क्या चक्कर है। बच्चे को, अगर बच्चा नहीं हमें से बता रहा है तो पेरेंट्स को भी इस बारे में सोचना चाहिए। अगर कोच 6 साल बोला है, दूसरा कोच जाके 3 साल बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका फर्क पेरेंट्स को समझना चाहिए इस चीज़ को। मैं इसमें सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की मानता हूँ। देखो कुछ पेरेंट्स को गलत लगेगा, लेकिन रियलिटी है ये, मैं बता रहा हूँ आपको। आप उसके पास नहीं छोड़ेंगे जो आपको टाइम देगा। अगर 6 साल में दूंगा कोच को, कोच भी तो अपना टाइम देगा ना बच्चे को। ये नहीं कि खिलाड़ी अपना टाइम दे रहा है, लेकिन कोच भी तो अपना टाइम दे रहा है ना बच्चे को, और उसकी गारंटी भी ले रहा है कि हाँ अगर 6 साल में उसको सक्सेस करके दूंगा, 100% दूंगा। आजकल का टाइम ऐसा है, खिलाड़ी के लिए ज़रूरी नहीं कि खिलाड़ी इंटरनेशनल नेशनल पे मेडल लेकर के आए, उसके लिए कितना स्कीम बन चुका है। आप BPED, MPED, NIS करके आप कोच भी बन सकते हैं। अपनी मतलब ये है कि आपकी जो बोलते हैं ना कि लाइफ तो सेट हो ही जाती है। आप एक अच्छा नेशनल लेवल का एथलीट बन जाइए, आप भूखे तो नहीं मरेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप पढ़ लिख के घर में बैठ सकते हैं, लेकिन गेम करने के बाद में आप घर नहीं बैठ सकते। आपके कई ऑप्शन है, कोच बन सकते हैं, फिजियो बन सकते हैं, डाइटिशियन बन सकते हैं, मसाजर बन सकते हैं, कितने ऑप्शन हमारे पास हैं। और वो केवल नेशनल खेलने के बाद ही बन सकते हैं स्पोर्ट्स के। वैसे तो फिजियो और भी बनते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स फिजियो, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, मसाजर, स्पोर्ट्स मसाजर, कोच, ये सब उसी से बनता है। जो ओलंपिक या उस लेवल तक नहीं जा पाते वो कर सकते हैं उस चीज़ को।
लेकिन वो शॉर्टकट है ना, हमें नेशनल इंटरनेशनल मेडल लेना है, वो कहीं ना कहीं ये इसकी तरफ को भागने का है। और हम लोगों में सबसे बड़ा है जो हमारे सप्लीमेंट्स वगैरह की दुकान खुली हुई है, जबकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेरॉइड ही बिकता है। वहाँ पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। सर ट्रेनिंग की आपने जैसे बात कही, एक और क्वेश्चन है कि एथलीट की ट्रेनिंग और रेगुलर अदर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग में जो डिफरेंस होता है, जैसे ऑब्वियसली रनिंग में आपकी लेग बार और थाई मसल्स वर्क करती हैं, तो उसके बारे में कुछ डीपली बताना चाहेंगे सर? और रनिंग में देखो, जरूरी नहीं कि थाइज का ही रोल है हमारे यहाँ पे। रनिंग में खाली इनका ही रोल नहीं है, हमारे यहाँ रनिंग में शोल्डर, हैंड मूवमेंट, मतलब इनका सबका रोल है। सबसे ज़्यादा अब मैं मानता हूँ हम जो नॉन पर्सन होता है वैसे अलग होता है, वो क्या बोलता है कि पैरों का रोल ज़्यादा है। मैं मानता हूँ हमारे यहाँ हाथों का रोल ज़्यादा है। अच्छा। जब तक आप हाथों से रेस पूर्ण नहीं हो पाएगी, रेस नहीं हो पाएगी। सबसे ज़्यादा पैरों का तो है ही, लेकिन हाथों का सबसे ज़्यादा रोल है फिनिशिंग टाइम में। थैंक यू सो मच सर, आप जैसे कोचेस की और ज़रूरत है इंडिया को, एंड थैंक यू फॉर लाइक कमिंग ऑन दिस शो। थैंक यू सर। जस्ट अ स्मॉल gesture from Mindale, a small Mindale hamper from our side, and it was great having you over the show, sir. Thank you so much.